नमस्कार दोस्तों, आज की ज्ञानबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ज्ञानबाजी में हमारे साथ जुड़ेंगे आकाश पांडा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। मैं हूं कुमार गौरव, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर एंड वी विल बी बैक। तो आकाश, आज की ज्ञानबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो अपने बारे में बताइए मेरे दर्शकों को। फिलहाल मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में एमटेक रिसर्च का छात्र हूँ। तो मैंने 2018 में एमटेक रिसर्च आईआईएससी में ज्वाइन किया था। ओके, ग्रेट। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ और कहाँ से ग्रेजुएशन किए आप? अच्छा, तो मैं अगर पीछे जाता हूँ तो आईआईएससी में ज्वाइन करने से पहले जो मेरा ग्रेजुएशन था वो 2015 में एनआईटी अगरतला से किया हुआ है मैंने। और वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया हुआ है। उससे पहले अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ तो मेरा 11th-12th जो है वो मेरा कोटा से है। और उससे पहले मैं जो टेंथ पास किया हूँ तो वो मैं उड़ीसा से डीपीएस दामनजोड़ी से किया हूँ। सो 10th पास करने के बाद आप प्रिपेयर करने के लिए जेई और एआई ट्रिपल ई का कोटा चले गए और वहीं से एजुकेशन कंटिन्यू किया 11th-12th? जी हाँ, 10th के बाद मैं अभी जो जेई एडवांस और जेई मेंस होता है उस वक्त वो एग्जाम था एआई ट्रिपल ई और आईआईटी जेई। हाँ। तो मैं आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया था। और उसके बाद फिर कैसे एडमिशन हुआ एनआईटी अगरतला में? हाँ, तो सबसे पहले मैंने आईआईटी जेई भी दिया था और एआई ट्रिपल ई भी दिया था। तो 2010 में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कुछ खास रैंक नहीं था। और उस वक्त सपने तो आईआईटी के ही होते हैं, तो उस वक्त ज्यादा कुछ सोचे नहीं और दोबारा मैंने रिपीट कर लिया था। फिर जब मैंने रिपीट किया तो मैंने 2011 में मैंने फिर से दोनों एग्जाम दिया था। तो खैर इम्प्रूवमेंट तो हुआ था आईआईटी जेई के एग्जाम में, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जो मेरा एआई ट्रिपल ई का रैंक था उस रैंक के हिसाब से मुझे जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो मुझे एनआईटी अगरतला में मिल रहा था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। सो एनआईटी अगरतला को सोचते ही माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो एनआईटी अगरतला के कैंपस लाइफ के बारे में और प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताइए। अगर मैं एनआईटी अगरतला की कैंपस लाइफ की बात करूं तो हाँ जी, आप एकदम सही सोच रहे हैं कि नेचर से जुड़े हुए हैं। तो वो जो प्रोवर्ब यूज होता है इन द लैप ऑफ नेचर, तो एग्जैक्टली वैसा है। मतलब वो ऐसा बहुत खूबसूरत कैंपस है। कैंपस के अंदर एक अपनी नेचुरल लेक भी है वहां पे, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद जो ग्रीनरी है कैंपस का वो आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स को लेकर, तो प्लेसमेंट्स मैं कहूंगा पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, बट फिर भी इट इज डिसेंट। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट वहां पे फिर भी काफी अच्छा रहता है और डिसेंट प्लेसमेंट से, आउटस्टैंडिंग नहीं है बट हाँ डिसेंट है। सो आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था एनआईटी अगरतला से? मेरा 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ था ओके, एनआईटी अगरतला से। ओके। सो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था? कैंपस प्लेसमेंट से जॉब लगा था कि कैसे लगा था आपका जॉब? हाँ, तो मैं बताऊँ तो उसके बाद मैंने naukri.com ज्वाइन किया था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। और मेरा जो प्लेसमेंट है वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही हुआ था। और मेरा जॉब लोकेशन उसके बाद नोएडा था। तो मैं उसके बाद 2015 से लेकर 2018 तक मैं नोएडा में था naukri.com में। naukri.com में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और naukri.com का वर्क कल्चर कैसा था और आपका प्रोग्रेस कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैं अगर बताऊं तो एज ए कंपनी naukri.com का वर्क कल्चर काफी अच्छा है। ग्रेट। और आपको काफी लिबर्टी और काफी इंडिपेंडेंस मिलता है अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस वहाँ पे काफी अच्छा रहा है। और जो मेरा प्रोग्रेस था वहाँ पे, मतलब 2015 में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं प्रमोट हो गया था 2016 में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद जो मेरा प्रमोशन हुआ था एज ए लीड इंजीनियर हो गया था। तो मेरा खुद का प्रोग्रेस भी वहाँ पे काफी अच्छा रहा है और एक्सपीरियंस भी मेरा naukri.com का काफी अच्छा रहा था। ओके, सो क्या पैकेज मिला था आपको जब एनआईटी अगरतला से जब निकले थे तो?
हाँ, तो जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरा पैकेज था 6.75 LPA। ओके। और जब मैं naukri.com को छोड़ा था तो उस वक्त मेरा पैकेज था अराउंड 18 LPA। तो जब आपने naukri.com में जॉब छोड़ा तो आपका पैकेज 18 लाख था, और उसके बाद भी आपने जॉब छोड़ दिया, तो उसके पीछे क्या रीजन था? हाँ, तो मैं अगर रीजन बताऊं तो मेरे लिए ऐसे कुछ खास डिफरेंट रीजन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब पसंद नहीं आ रही थी या मैं एंजॉय नहीं कर रहा था जॉब में, बट ऐसा था कि कहीं मेरे दिमाग में एक रहता था कि एक डिफरेंट लाइन भी है जो कि रिसर्च का है या फिर एक एडवांस स्टडीज का है। तो उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लगा अगर मैं उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो वो एक ही तरीके एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वो है मास्टर्स करके, हायर स्टडीज करके। तो वो जो दिमाग में रहा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी ट्राई करते हैं। मतलब कुछ चीज को जो कि अपने को ऐसा लगता है और अपन उसको ऐसे क्रॉस आउट नहीं कर सकते बिना ट्राई किए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है एक बार वो भी ट्राई करते हैं, वो रूट भी ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मैं मास्टर्स के लिए मतलब जो गेट एग्जाम होता है जिसके थ्रू एडमिशंस होता है इंडिया में डिफरेंट IITs और IISc में, तो मैं इसीलिए मैंने ट्राई किया कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करता हूँ और मैंने प्रिपेयर करके मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया। तो जैसे अभी बताया आपने आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया, तो आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा और आप कैसे प्रिपेयर करते थे? तो अगर मैं अपने प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं 2 साल जॉब करने के बाद मैं डिसाइड किया था कि मैं एमटेक के लिए प्रिपेयर करूंगा। इनफैक्ट मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा, गेट एग्जाम के लिए। तो मैंने जब सोचा कि गेट के लिए प्रिपेयर करता हूं तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं। तो मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ ये था कि मैं सेल्फ स्टडी कर पाता था, बट मेरे को हमेशा एक क्लासरूम प्रोग्राम चाहिए होता था कुछ पढ़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीकेंड क्लासरूम प्रोग्राम ढूंढता हूँ जिसमें मैं जाके ज्वाइन करूं और वीकेंड्स को मैं ज्वाइन कर सकूं, वो वीकेंड्स को जा सकूं। तो इनफैक्ट एक यहाँ पे ट्रेड ऑफ आ गया, क्योंकि वीकेंड्स में मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे वो चीज छोड़ के वीकेंड्स मुझे कोचिंग में देना पड़ा। तो दैट वाज वन ट्रेड ऑफ जो मैंने छोड़ा था। हाँ, तो मैंने वीकेंड को कोचिंग किया, वीकेंड में मैंने कोचिंग की ज्वाइन किया और मैं कोचिंग जाता था। तो वीकेंड कोचिंग जनरली मैंने जहाँ ज्वाइन किया था वो उनके लिए होता है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और जो 5 डेज कॉलेज जाते हैं और सैटरडे संडे अपने आके कोचिंग आते हैं फॉर प्रिपरेशन। तो मुझे दिक्कत तब आ गई जब कोचिंग में जब कॉलेजेस की वेकेशन हो गई, समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में उन्होंने रेगुलर क्लासेस लगा दिए थे फॉर 2 मंथ्स। तो उन 2 मंथ्स में मैंने 2 वीक्स बीच में सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स का मैंने ऑफ ले लिया था ऑफिस से, फ्रॉम द ऑफ्स दैट आर गिवन टू मी फॉर द होल ईयर। तो उस हिसाब से मैंने छुट्टी मैनेज करके कि मैंने 2 वीक्स जो मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगा था जो मैं खुद से नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा और मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ पे, तो मैं उन 2 वीक्स को मैं प्रिपेयर मतलब मैं जाता था कोचिंग रेगुलर। और उसके बाद बाकी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जो मैंने सेल्फ स्टडी करके करा है, क्योंकि वो कोचिंग में छूट गए थे मेरे। तो इस तरीके से मेरा चला। और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कभी भी जॉब को कम वेटेज नहीं दिया, मतलब मैं इक्वल वेटेज देता था जॉब को भी, क्योंकि जॉब भी ऐसा था कि मुझे पसंद था, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था जॉब। तो मैं जब मैं ऑफिस जाता था तो मैं 100% अपना कंपनी को देता था, और उसके बाद जब मैं घर पे आता था तो मैं 100% अपने आप को देता था। तो दैट इज फिक्स कि एक जब मैं कंपनी में हूँ तो मैं अपना पूरा एफर्ट मैं काम में दूंगा, और जब मैं नहीं हूँ कंपनी में और जब मैं घर में हूँ तो मैं पूरा एफर्ट अपने आप को दूंगा, अपने प्रिपरेशन को दूंगा, अपने डिफरेंट चीजों को दूंगा। ग्रेट। और हाँ, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम होता है पढ़ने का। कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो मुझसे रात में पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं जनरली जो प्रिपरेशन एंड ऑल करता था रेगुलर डेज पे, वो मैं मॉर्निंग में उठ के करता था, अर्ली मॉर्निंग में उठ के मैं प्रिपेयर करता था, उसके बाद मैं ऑफिस जाता था। इस तरीके से चलता था। कितना टाइम उठता था? अराउंड 5 बजे उठता था। 5 से अराउंड
9:30 10 तक मैंने पढ़ाई कर ली, फिर 10 o'clock में रेडी होके 11 o'clock तक मैं ऑफिस पहुंचता था। इस तरीके से। तो लगभग मैंने कुछ 6-7 महीने प्रिपेयर किए होंगे मैक्सिमम, और जॉब के साथ साथ ही किया है। जॉब को अपना 100% देने के अलावा जो टाइम मिलता था उसमें किया था मैंने। और जॉब मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मुझे ऑफर लेटर नहीं आ गया। तो 2018 में आपने आईआईएससी ज्वाइन किया, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे और क्या रियलिटी था आईआईएससी में? हम एकेडमिक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप आईआईएससी में लाइफ कैसा था आपका, ये बताइए। तो एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो वैसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन तो थे नहीं, बट मेरे दिमाग में एक ये चीज रहता है क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है पहली बात, और मैं बचपन से ही, जब से मतलब मुझे कुछ याद है तो मुझे पता है कि मैं क्रिकेट खेलते आया हूँ। हर एक पड़ाव में मैंने कुछ ना कुछ मतलब खेला है, काफी मतलब सही से। मेरे वो चीज मुझे हेल्प करती है कुछ आगे कुछ अच्छा करने के लिए, और मेरे दिमाग को काफी ठंडा रखने के लिए, और डिफरेंट चीजें करने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है अगर किसी चीज में मेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अगर ग्राउंड में जाके खेल लेता हूँ ना, तो उसके बाद एक जो थॉट होती है मेरे दिमाग की वो काफी चेंज हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि हाँ बाकी सब तो ठीक है, क्रिकेट को मैं कंटिन्यू रखूंगा। और अगर मैं पीछे से बात करूं तो जब मैं दिल्ली में था और जब मैं जॉब कर रहा था वहां पे, तो वहां पे भी मैंने ऑलमोस्ट हर वीकेंड को, मतलब जब तक मैंने गेट का प्रिपरेशन नहीं शुरू किया था उससे पहले मैं हर वीकेंड को खेलने जाता था। मैंने एक लोकल क्लब ज्वाइन किया हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे भी एक तो ठीक है, एकेडमिक्स का तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो होगा ही कि एकेडमिक्स काफी अच्छा रहेगा और प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होंगे और हमको उतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो उसके अपार्ट अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरे लाइफ में क्रिकेट इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने आईआईएससी से एक्सपेक्ट किया था कि एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे किसी अच्छे लेवल पे खेलने के लिए। और वो चीज को अगर मैं कहूँ तो हाँ, लेवल काफी अच्छा है यहाँ पे क्रिकेट का। जो यहाँ का जो आईआईएससी क्रिकेट क्लब है वो डिफरेंट कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें से एक होता है हमारा जो लीग होता है डिवीजन 4 का। उसके बाद हम कुछ और टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेवल का जो 2020 टूर्नामेंट होता है, दैट इज YSR 2020। और ऐसे और कुछ इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जैसे कि इंटर राइजर स्पोर्ट्स मीट होता है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाँ, एक्सपोजर अच्छा मिला है और द लेवल ऑफ क्रिकेट जो यहाँ पे है वो भी काफी अच्छा है। तो ये चीज मैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मैंने सोचा था। और अगर और भी चीजें बोलूं तो कल्चरल एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स काफी अच्छे से यहाँ पे होता है। और मतलब हर एक त्योहार पे कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं। तो वो चीज काफी अच्छी है। वो मतलब जनरल लाइफ कल्चर अच्छी है, थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द ग्रेजुएशन लाइफ, बीटेक की लाइफ। क्योंकि यहाँ पे जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, क्योंकि आईआईएससी इज प्रीडोमिनेंटली है पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, सबसे ज्यादा यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स ही होते हैं, यूजी कम होते हैं। तो इसलिए एक कल्चर होता है कि जब आप पीजी में आते हैं तो डेफिनेटली एकेडमिक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। यूजी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ज्यादा फन रहता है, बट यहाँ पे जब इतना कुछ है तो वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी अच्छा था। ओके, सो क्रिकेट वाला फैक्टर आपने देखा आईआईएससी में अच्छा है और इसलिए आप मोटिवेट हुए कि आईआईएससी में आने के लिए। हाँ, अगर मैं कहूँ किसी टाइम पे जब मैं मतलब वो मेरे दिमाग में पीछे चल रहा था, जब मेरे पास ऑप्शन था बिटवीन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईएससी की क्या ज्वाइन करूं। फैसिलिटीज आईआईटी बॉम्बे में जरूर अच्छे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर बेटर है, वो मैं मानता हूँ कि हाँ बेटर है, स्पोर्ट्स को लेकर फैसिलिटी बेटर है। आईआईएससी में उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है, बट फिर भी जितना फैसिलिटी चाहिए तो बेयर मिनिमम वो है यहाँ पे। क्रिकेट में भी जितना फैसिलिटी चाहिए बेयर मिनिमम वो काफी अच्छा है। तो एक चीज जो मैं सोचता था कि जो मेरे डिसीजन में काफी मदद किया वो ये है कि जब मुझे पता चला कि आईआईएससी डिफरेंट स्टेट लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और वो टूर्नामेंट्स केएससीए द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो एक
रह गया दिमाग में कि हाँ यार ये कुछ अच्छा है, मतलब पढ़ाई तो कर लेंगे, बट ये मौका बहुत मुश्किल है कहीं और से मिलना। अगर हम, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार एकेडमिक्स के साथ साथ मुझे ये करना है, मुझे कहीं और से अगर मुझे स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स खेलना होता तो मुझे काफी मेहनत एकेडमिक्स के बाद करना होता। यहाँ पे वो चीज क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि हर बंदा तुम्हारे तरह ही आईआईसी में पढ़ रहा है, तो हर बंदे का एक ये चीज रहता है कि वो उतना टाइम तो नहीं दे सकता, पर जितना टाइम देते हैं हम अपना बेस्ट देते हैं और हम काफी सही परफॉर्म भी करते हैं। तो वो चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया कि यार यहाँ जाके सब सेम ही होंगे, तो एक जो प्लेटफॉर्म मिलेगा वो शायद कहीं और से मिलना मुश्किल हो टाइम पे। तो ये तो हो गया आईआईसी के लाइफ के बारे में, और सीएसई डिपार्टमेंट में कैसा वर्क कल्चर है उसके बारे में बताइए। अगर मैं सीएसई डिपार्टमेंट के वर्क कल्चर की बात करूं तो बेसिकली वर्क कल्चर तुम पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे प्रोफेसर पे डिपेंड करेगा और तुम्हारे वर्किंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा। तुम किस तरीके से वर्क करना पसंद करते हो, तुम्हारे पास काफी इंडिपेंडेंस होगा अपने काम करने को लेकर। तुम जिस फील्ड में काम करते हो, जिस प्रोजेक्ट में काम करते हो, उसमें तुमको काफी इंडिपेंडेंस मिलेगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारे एग्जीक्यूशन, सब कुछ तुम्हारा होगा। तो अब वो चीज होती है, अब क्योंकि तुम एक प्रोफेसर के अंडर काम करते हो, प्रोफेसर के साथ काम करते हो, मैं बोलूंगा भी, तो प्रोफेसर तुम्हें गाइड करते हैं उस चीज में। तो अब ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से काम करना पसंद करते हो और तुम्हारे प्रोफेसर किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। तो वो सबका अलग होता है, कोई बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस देगा, कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस देगा और कोई तुमको बहुत ज्यादा फ्री छोड़ देगा खुद किससे सोचने के लिए। मतलब क्योंकि वो डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट व्यू होता है रिसर्च को लेकर, तो इसमें किसी भी चीज का फायदा या नुकसान नहीं होता, बट ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से काम करना पसंद करोगे। तो क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो यहाँ पे, तो काफी इंडिपेंडेंस आपकी है और आपको स्टैंड लेके काम करना होता है। तो ये बेसिकली प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है और स्टूडेंट के ऊपर कि प्रोफेसर क्या चाहते हैं। अगर उनको डायरेक्ट रिपोर्ट चाहिए, डिपेंड करता है। उनको डायरेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आपको डायरेक्ट वीकेंड्स में कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपको डेली अगर उनको रिपोर्ट देना होगा तो डेली आपको बोलेंगे रिपोर्ट करने के लिए, ऐसा। ओके, सो अगर कोई आईआईसी सीएसई डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है सीएसई डिपार्टमेंट, हाँ, तो काफी अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि जो मुझे लगता है यहाँ आने के बाद कि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यहाँ काम होता है। जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड आप सोच सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम यहाँ होता है। तो आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप अपने इंटरेस्ट का वर्क यहाँ पे आके कर सकते हो और काफी अच्छा सपोर्ट और गाइडेंस भी मिलता है। प्लस जो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो काफी स्टैंडर्ड फैसिलिटीज हैं और काफी अच्छे फैसिलिटीज हमको मिल जाता है अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप काम करना चाहते हो, आपको काफी अच्छा सपोर्ट, मोटिवेशन एंड गाइडेंस मिल जाएगा। तो टिप्स मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, अगर आप सोचते हो सीएसई डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बारे में तो ये अच्छा डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। ओके, सो क्या क्या फैसिलिटीज है ऐसी सीएसई लैंग्वेज में बात करना चाहोगे? अच्छा, तो मैं कहूंगा कि आपके पास सर्वर ग्रेड मशीन्स मिल जाते हैं अपने वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैब्स हैं, मतलब डिफरेंट लैब्स डिफरेंट फील्ड्स पे काम करते हैं। तो यहाँ आने के बाद आप अपने पसंद का कोई लैब ज्वाइन करके उस हिसाब से आप आगे उस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो हर लैब के पास अपनी अपनी फैसिलिटीज होती है और कुछ डिपार्टमेंट वाइज फैसिलिटीज होती है जो हम डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद लैब की अपनी फैसिलिटीज होती है जो उस पर्टिकुलर लैब के स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। तो मशीन्स के हिसाब से कोई इशू नहीं आता कि हमारे पास द बेस्ट सर्वर ग्रेड मशीन्स होते हैं। काफी वर्क कोलैबोरेशन में होते हैं विद इंडस्ट्री और काफी वर्क प्योरली रिसर्च बेस्ड काम होते हैं, दैट इज विद इन आईआईएससी। तो एक मिक्स ऑफ रिसर्च है, मतलब इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी है और प्योरली एकेडमिक रिसर्च भी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने आप को सूट करवा के अपनी फील्ड पे काम करते हो। सो आजकल कहीं पर भी अगर बात करें तो जो सीएसई डिपार्टमेंट का पैकेज है वो सबसे ज़्यादा जाता है।
सो आप बताइए आईआईएससी में कितना पैकेज मिलता है लोगों को और प्लेसमेंट कैसा होता है, बेसिकली ये जानना चाहते हैं। हाँ, तो पर्टिकुलरली अगर मैं सीएसए डिपार्टमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट वाइज ये काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को अपने पसंद की जॉब मिल जाती है। ग्रेट। और एक बहुत अच्छी पैकेज भी मिलती है। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज 20 to 24 LPA कहीं ना कहीं लाया करता है, वेट करता है ईयर अबाउट ईयर, बट ये इस रेंज में लाया करता है। और मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो वो 59 lakhs पर एनम CTC तक जाता है। और जो पैकेज है वो 59 to 60 भी गया है, और इस हिसाब से इस बीच में रेंज करता है। तो मैं ये प्योरली मैं एमटेक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एमटेक एंड एमटेक रिसर्च इंक्लूडेड, क्योंकि एमटेक और एमटेक रिसर्च जो दोनों कोर्सेस हैं, प्लेसमेंट में इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, मतलब बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर कंसीडरिंग द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो क्या पीएचडी के लिए प्लेसमेंट होता है? हाँ, पीएचडी के लिए इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पीएचडी के लिए ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि पीएचडी में आप जब एक फील्ड में काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका वर्क इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट किसी ना किसी जगह पे हो जाता है। तो पीएचडी के लिए, पीएचडी जनरली जो रेगुलर कैंपस प्लेसमेंट रूट है उससे नहीं जाता, वो अपने आप ही कंपनीज से अप्रोच करके, कंपनीज खुद उनके अप्रोच करके उनका प्लेसमेंट उस हिसाब से होता है, अगर वो पीएचडी के बाद प्लेसमेंट ऑप्ट करते हैं। तो मोस्टली पीएचडी के बाद लोग पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं अलग अलग अच्छे कॉलेजेस में, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में, तो वो रूट है। एमटेक के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ऑप्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट नहीं ऑप्ट करते और वो आगे पीएचडी कंटिन्यू करते हैं या एज ए रिसर्च असिस्टेंट कहीं ज्वाइन करते हैं जो आगे रिसर्च में काम करना चाहते हैं। तो वो मिक्स है, एक डिफरेंट मिक्स है वो पूरा। सो आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे साथ ज्ञानबाजी किए। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी ज्ञानबाजी में आकर और आपके साथ ज्ञानबाजी कर। और हाँ, मैं भी चाहूंगा कि आपके दर्शक देख के उनका भी ज्ञान बढ़े और वो भी किसी ना किसी तरीके से आपकी ज्ञानबाजी में शामिल हो जाए। ओके, थैंक यू आकाश। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आकाश पांडा, और मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया इस वीडियो को एडिट करते हुए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम मिलेंगे और किसी नए इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अब यार मैं क्या बोलूँ यार, दोबारा शूट कर रहे हैं, बोलूँ कितना बार दोबारा शूट करता है ये इंसान, बोलेगा मुझे। हाँ, देबू को दोबारा किया था, आदर्श के दोबारा किया था, और शुभम के भी प्रॉब्लम आया था। मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ ये प्रॉब्लम? दोबारा मत बोल। हाँ।